विजयनगर राज्य में आदित्य नाम का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध व्यापारी रहा करता था। आदित्य की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक राज्यों में फैली हुई थी। आदित्य अपनी आलीशान हवेली में अपनी पत्नी रूपरेखा और पुत्र अशोक के साथ रहा करता था। एक दिन आदित्य अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था कि तभी दूर गांव का मुखिया आदित्य के पास आ पहुंचा और हाथ जोड़ता हुआ आदित्य की ओर देखकर बोला, राम 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 राम, नमस्कार। मैं हरियालीपुर गांव का मुखिया हूँ। मेरे गांव में जितनी भी जमीनें हैं वो सब आपकी हैं, और दूसरे शब्दों में कहूँ, अरे आपकी ही जमीनों में तो मेरे गांव के किसान खेती करते हैं। मुखिया की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, मैं आपको जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। अरे आप तो मुखिया जी हैं। पिछली बार जब मैं हरियालीपुर गांव गया था, अरे तब मैं आपके ही घर पर कुछ देर के लिए रुका था, याद है आपको? है? ये तो आपका बड़प्पन है। आप इतने बड़े व्यापारी होकर भी गरीबों को नहीं भूलते। क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि मुखिया जी, इंसान को अपना बुरा समय कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी समय में मैं भी धनवान नहीं हुआ करता था। अरे मैं भी तुम लोगों की तरह ही था, इसीलिए मैं तुम सबके दुख और तकलीफों को अरे बहुत अच्छे से समझता हूँ भाई। अब आपके बारे में कौन नहीं जानता, पूरा विजयनगर जानता है कि आपने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर यह मुकाम पाया है। आपकी कामयाबी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि केवल बेईमानी के रास्ते से ही धन कमाया जा सकता है और सफलता पर पहुंचा जा सकता है। बात ऐसी है कि मैं आपके पास एक छोटी सी विनती लेकर आया हूं। अब आप तो जानते हैं कि इस वर्ष बारिश ज्यादा नहीं हुई है, इसीलिए फसल भी उतनी अच्छी और उतनी ज्यादा नहीं उगी है। मुखिया की बात सुनकर आदित्य बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। आप जाकर अपने गांव के सारे किसानों से कह दीजिए कि उन्होंने जितना भी कार्य किया है उन्हें उनका पूरा धन दिया जाएगा और उनसे फसल का हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा। मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? ये सुनकर मुखिया खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। मुखिया के जाते ही आदित्य अपने बेटे अशोक से बोला, बेटा अशोक, आज हमें केशव नगर के व्यापारी सेठ रतन दास के घर पे चलना है। उन्होंने मुझसे सोनापुर राज्य से जो सोने का हार मंगवाया था, आज वो हार उन्हें देने चलना है, ठीक है ना? रखा है ना तुम्हारे पास? जी पिताजी, वो हार तो मैंने अपने कक्ष में ही रखा है, आप चिंता मत करिए, वो सुरक्षित है। कुछ घंटों बाद आदित्य अपने बेटे अशोक के साथ सेठ रतन दास के घर पर बैठा हुआ था। सेठ रतन दास आदित्य की ओर देखकर बोला, आओ 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 आदित्य, आओ आओ आओ। मैंने तुमसे जो सोनापुर राज्य से हार मंगवाया था, क्या तुम वो ले आए हो? आदित्य ने वो हार अशोक के हाथ से लेकर सेठ रतन दास को पकड़ा दिया और उसे अपनी कीमत बता दी। सेठ रतन दास उस हार की कीमत आदित्य को पकड़ाता हुआ बोला, हाँ। वैसे एक बात बोलूं, तुम चाहते तो इस हार की और अधिक कीमत ले सकते थे। अरे नहीं सेठ रतन दास, इस हार में मेरा जितना मुनाफा बनता है वो मैंने ले लिया, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी ये हार आपने अपनी बिटिया के लिए मंगवाया था, तो इसकी ज्यादा कीमत भला मैं कैसे ले सकता था? आपकी बिटिया हमारी बिटिया। वाह 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 वाह, मैंने केवल सुना था कि तुम हमेशा ईमानदारी की कमाई पर विश्वास रखते हो, परंतु आज देख भी लिया, दिल खुश हो गया। सेठ रतन दास की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया और अपने बेटे अशोक के साथ अपने घर आ पहुंचा। घर पहुंचकर सिर्फ आदित्य अशोक की ओर देखकर बोला, बेटा अशोक, कल तुम्हें प्रातः काल ही उठना है। क्यों पिताजी? अरे क्या भूल गए क्या? इस महीने हमें जितना मुनाफा व्यापार में हुआ है, हमें उस मुनाफे में से राजा विक्रम को कर भी तो देना है बेटा। और कल कर देने का ही तो दिन है ना? याद रखना। पिताजी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती,
कि आप इतनी मेहनत से व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, सारा मेहनत तो आप करते हैं और आपको जितना भी मुनाफा होता है उस मुनाफे में से ज्यादातर हिस्सा आप राजा विक्रम को कर के रूप में दे आते हैं। आखिरकार राजा विक्रम को क्या अधिकार है हमसे कर लेने का? अगर हम उसे कम कर दे दें तो उसे तो पता भी नहीं लगेगा। अपनी बेटे की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, बेटा अशोक, राजा विक्रम प्रजा की भलाई में जितना भी धन खर्च करते हैं वो व्यापारियों का दिया हुआ कर ही तो होता है। अगर हम व्यापारी ईमानदारी से कर नहीं भरेंगे तो राज्य में विकास का संतुलन डगमगा जाएगा बेटा, जो कि गलत होगा। और वैसे भी ईमानदारी से कर देने में कुछ भी बुरा नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ईमानदारी से कमाने की ही सोचना। अपने मन में लालच को मत आने देना। लालच बुद्धि खराब कर देता है और खराब बुद्धि वाला व्यक्ति कभी ईमानदारी से व्यापार नहीं कर सकता, है ना बेटा? आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी आदित्य की पत्नी रूपरेखा मुस्कुराती हुई बोली, अब अगर पिता और पुत्र के बीच वार्तालाप समाप्त हो गई हो तो क्या मैं भोजन लगा सकती हूँ? अरे क्यों नहीं रूपरेखा, जल्दी लगाओ, भूख लगी है। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं आप दोनों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती हूँ। रूपरेखा की बात सुनकर आदित्य और अशोक मुस्कुराते हुए भोजन करने बैठ गए। अगले दिन आदित्य संदूक में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने पुत्र अशोक के साथ राजा विक्रम के महल में जा पहुंचा। आदित्य को देखकर राजा विक्रम प्रसन्न होता हुआ आदित्य की ओर देखकर बोला, आओ आओ आओ, अरे मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आदित्य आओ आओ आओ, केवल तुम ही ईमानदार व्यक्ति हो जो अपनी पूरी ईमानदारी से कर देने राजमहल स्वयं आते हो। बहुत बढ़िया। अरे नहीं तो बाकी लोगों से कर वसूलने के लिए हमें अपने सैनिकों को भेजना पड़ता है। राजा विक्रम की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, अरे महाराज, शायद वो लोग नहीं जानते कि व्यापारियों का दिया हुआ कर ना तो राजा का होता है और ना ही व्यापारी का होता है। उस कर की असली हकदार तो आम जनता होती है ना। अरे उस कर को राजा महाराजा प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। क्यों, सही कहा ना महाराज? बिल्कुल सही कहा। काश तुम्हारे जैसे विचार सभी व्यापारियों के हो जाए तो फिर प्रजा में कोई भी मुसीबत और तकलीफ में ही नहीं रहेगा। मैं खुद सबकी भलाई कर पाऊंगा। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोला, मंत्री जगन्नाथ, आदित्य के हाथों से स्वर्ण मुद्राओं का बक्सा लेकर खजाने में रखवा दीजिए, ले जाइए। तभी आदित्य राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, अरे महाराज, एक बार संदूक में रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं को आप गिनवा तो लेते। अरे मुद्राएं गिनवाकर हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते। हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। हाँ, यह बात तो आपकी बिल्कुल सही है महाराज। आदित्य की ईमानदारी के डंके तो दूर दूर तक राज्य में बजते हैं। हाँ। इतना बोलकर जगन्नाथ स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ बक्सा लेकर खजाने की ओर चला गया। राजा विक्रम आदित्य की ओर देखकर बोला, अरे भाई आदित्य, जल पान करके ही जाना है आपको, ठीक है? अरे नहीं महाराज, नहीं नहीं। अरे तुम तो जानते हो आदित्य कि जब भी तुम अपने पुत्र के साथ यहाँ आते हो हम तुम्हें बगैर जलपान किए नहीं जाने देते। ऐसे बात नहीं बनेगी, जलपान करना ही पड़ेगा। चलो। दरअसल राजा विक्रम आदित्य का बहुत ही सम्मान किया करते थे। आदित्य जब भी कर राजा विक्रम को देने जाता तो राजा विक्रम कभी भी आदित्य को जलपान कराए बगैर महल से वापस नहीं आने देता था। कुछ ही देर में आदित्य और अशोक महल के एक कक्ष में बैठे हुए जलपान कर रहे थे। उसी कक्ष में राजा विक्रम की इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा भी बैठी हुई थी। वो अशोक को देखे जा रही थी। दरअसल सुलेखा और राजकुमार अशोक एक दूसरे को पसंद करते थे, परंतु इस बारे में ना तो राजा विक्रम जानता था और न ही अशोक का पिता आदित्य जानता था। राजकुमारी सुलेखा अशोक को बगीचे की ओर आने का इशारा करके वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद अशोक सबकी नजर बचाकर राजमहल के बगीचे में चला गया, जहाँ सुलेखा उसका इंतजार कर रही थी। सुलेखा अशोक की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रही थी अशोक। आखिर हमें कब तक ऐसे ही छुप छुप कर मिलना होगा? तुम विवाह की बात पिताजी से कब करोगे? अरे सुलेखा, मैं डरता हूँ। किस बात से डरते हो? अरे मैं डरता हूँ कि कहीं महाराज तुम्हारा हाथ मुझे सौंपने से
इनकार ना कर दे, क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो और मैं क्या हूं, एक मामूली से व्यापारी का लड़का, बस। और तुम एक व्यापारी हो, तुम भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं हो अशोक। अपने आप को इतना कमतर क्यों समझते हो? थोड़ी हिम्मत जुटाओ, मेरे पिता से नहीं तो कम से कम अपने पिता से विवाह की बात तो कर सकते हो। मुझे डर है कि कहीं मेरा रिश्ता किसी राजकुमार के यहाँ से आ गया तो फिर पिताजी मेरा रिश्ता उस राजकुमार से तय कर देंगे। उसके बाद ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना तुम। सुलेखा की बात सुनकर अशोक गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो सुलेखा, ठीक है, मैं आज ही पिताजी से इस बारे में चर्चा करूंगा। कुछ देर बाद अशोक अपने पिता आदित्य के साथ घर लौट आया। रात के समय अशोक डरते हुए अपने पिता आदित्य से बोला, पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो आदित्य, क्या बात करनी है? पिताजी, मैं कह रहा था कि मैं और अरे क्या मैं और आगे भी बोलो। मैं और राजकुमारी सुलेखा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा और गहरी सोच में डूब गया। अपने पिता को गहरी सोच में डूबता हुआ देख कुछ देर बाद अशोक उनकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ पिताजी? अशोक, तुम जानते हो कि राजकुमारी सुलेखा महाराज विक्रम की इकलौती पुत्री है। अरे मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर महाराज के पास जाऊं तो महाराज कहीं मुझे गलत ना समझ बैठे। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी आदित्य की पत्नी रूपरेखा आदित्य से बोली, वो आपको गलत क्यों समझेंगे? क्या महल में रिश्ता लेकर जाना जुर्म है? अरे तुम समझती नहीं हो रूपरेखा, कहीं महाराज को ऐसा ना लगे कि मैं किसी लोभ के कारण उनकी पुत्री के लिए अपने पुत्र का रिश्ता लेकर आया हूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो इस नजरिए से सोचें। वो ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे। अरे इस राज्य में सभी आपकी ईमानदारी के बारे में भली भांति जानते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर कल मैं महाराज से इस विषय पर बात करने के लिए अवश्य जाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राजा विक्रम अपने राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक गुप्तचर हाथ में एक संदूक पकड़े हुए राजा विक्रम के पास आ पहुंचा। गुप्तचर को देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजा विक्रम बोला, हाँ, ये तुम्हारे हाथों का संदूक बता रहा है कि हमने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था, तुमने उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लिया है। क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा था महाराज। आपने मुझे जो स्थान बताया था, जब मैंने उस स्थान पर खुदाई की तो मुझे ये संदूक मिला। इस संदूक में बेशकीमती हीरे रखे हुए हैं। इन हीरों का मूल्य इतना है कि विजयनगर जैसे 200 राज्य खरीदे जा सकते हैं महाराज। इतना कहकर गुप्तचर वहाँ से चला गया। राजा विक्रम धीरे धीरे चलते हुए उस संदूक के पास आकर खड़ा हो गया। मंत्री जगन्नाथ जो काफी देर से इस दृश्य को देख रहा था, महाराज, क्या इस संदूक को भी खजाने के कक्ष में रखवा दिया जाए? मंत्री जगन्नाथ, इस संदूक को हम स्वयं खजाने के कक्ष में रखेंगे। चलो हमारे साथ। राजा विक्रम स्वयं उस संदूक को उठाकर मंत्री जगन्नाथ के साथ खजाने के कक्ष में पहुंच गए और उस बेशकीमती हीरों से भरे हुए संदूक को खजाने के कक्ष में रख दिया और खजाने के कक्ष में ताला लगा दिया। मगर चाबी राजा विक्रम ने स्वयं रख ली। ये देखकर जगन्नाथ चौंकते हुए बोला, अब महाराज, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि खजाने की चाबी आपने अपने पास रखी हो। तुम नहीं जानते मंत्री जगन्नाथ, जो संदूक मैंने खजाने के कक्ष में रखा है, उस संदूक में रखे हुए हीरे का मूल्य कितना है। मैं इसकी चाबी किसी ऐसे इंसान को सौंपना चाहता हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। एक ऐसा इंसान जिसे धन का कोई लोभ ना हो और वो पूरी तरह से ईमानदार हो। हाँ तो महाराज, इस तरह का व्यक्ति तो केवल एक ही है अपने राज्य में, और वो है आदित्य व्यापारी। ये सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीरें खत्म हो गई और वो मुस्कुराते हुए मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोला, हाँ, तुमने सही कहा। जब तक मुझे संदूक में रखे हीरों को रखने का सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक इस कक्ष की चाबी आदित्य के पास रहेगी और स्वयं सेनापति भानु इस कक्ष के बाहर पहरा देंगे। ठीक है, ये मेरा आदेश है। जैसा आप कहें महाराज। अच्छा, वैसे महाराज,
आप संदूक में रखे हुए हीरों की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? मंत्री जगन्नाथ, बात यह है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा चतुर सिंह हमारे राज्य पर हमला करना चाहता है। अगर उसने हमला किया तो भले ही वो युद्ध में हार जाए, लेकिन हमारी प्रजा का तो बहुत नुकसान होगा ना। बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। अब राजा चतुर सिंह एक बहुत ही लालची राजा है, तो मैंने राजा चतुर सिंह को युद्ध ना करने के लिए ये हीरे से भरा हुआ बक्सा देने का प्रस्ताव दिया है, और इत्तेफाक की बात है कि वो मान भी गया। अब कुछ समय बाद आसपास के सारे राज्यों की बैठक होगी। मैं उन सभी राजाओं के मौजूदगी में ये हीरे से भरा हुआ बक्सा राजा चतुर सिंह को सौंप दूंगा, और सभी राजाओं की मौजूदगी में उसे हस्ताक्षर करना होगा इस बात पर, लिखित तौर पर, कि वो हमारे राज्य में आक्रमण नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। मैं उससे ये लिखित में हस्ताक्षर लेकर ही रहूंगा। वाह 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 महाराज, आपने क्या खूब सोचा है। अच्छा महाराज, आखिरकार ये हीरों से भरा हुआ संदूक है किसका? ये संदूक हमारा है, और इस संदूक में रखे हुए कीमती हीरे हमारे पूर्वजों के हैं मंत्री जी। ये सुनकर जगन्नाथ चौंक पड़ा। महाराज, एक बात कहूँ, आप अपने पूर्वजों की निशानी राजा चतुर सिंह जैसे निर्दयी राजा को क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों की निशानी हमारी प्रजा से बढ़कर नहीं है। चलिए। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने राज दरबार में आ पहुंचा। वो अपने सिंहासन पर बैठा ही था कि तभी वहां पर आदित्य पहुंच गया। आदित्य को देखकर राजा विक्रम प्रसन्न होता हुआ बोला, बहुत अच्छा हुआ आदित्य, जो तुम यहाँ पे आ गए। हम तुम्हारे ही पास आने वाले थे। महाराज, आज मैं आपके सामने एक व्यापारी बनकर नहीं, बल्कि एक आम नागरिक बनकर आया हूँ। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। आदित्य की बात सुनकर राजा विक्रम चौंकते हुए बोला, क्या बात है आदित्य, तुम्हें पहले कभी इतनी चिंता में मैंने नहीं देखा। आखिरकार किस बात ने तुम्हें चिंता में डाल दिया? दरअसल महाराज, कल ही बात यह है कि कल ही मेरे पुत्र अशोक ने मुझे बताया कि वो आपकी महाराज, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। दरअसल मेरे बेटे ने कहा कि वो आपकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा को पसंद करता है, और आपकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा भी मेरे पुत्र अशोक को पसंद करती है। मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। आदित्य की बात सुनकर राजा विक्रम खुश होते हुए बोला, अरे तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तुम्हारे पुत्र को कौन नहीं जानता। मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार किया। अरे राजकुमारी सुलेखा का विवाह तुम्हारे पुत्र अशोक से ही होगा, ये हमारी जबान है। ये सुनकर आदित्य प्रसन्न हो गया। हाँ, आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया महाराज। ऐसा लग रहा था कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अच्छा लगा सुनकर। इसमें भला क्या गलत है, पर अब तुम्हें मेरे मन का बोझ हल्का करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। राजा विक्रम सारी घटना आदित्य को बताते हुए बोला, इस राज्य में केवल तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। आज से मेरे खजाने के कक्ष की चाबी तुम्हारे पास होगी, ये लो। इतना बोलकर राजा विक्रम ने वो चाबी आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य उस चाबी को लेकर राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं इस चाबी की सुरक्षा अपने प्राणों से भी ज्यादा करूंगा। अब चलिए महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर ये खुशखबरी अपने बेटे अशोक को सुनाता हूँ, है ना? आज्ञा दीजिए। इतना बोलकर आदित्य खुश होता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन आदित्य सोकर उठा ही था कि तभी वहां पर राजा विक्रम, मंत्री जगन्नाथ, सेनापति भानु और 2 सैनिक आ पहुंचे। अपनी हवेली में इतनी सुबह राजा विक्रम और उन सब लोगों को देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंकता हुआ राजा विक्रम से बोला, अरे क्या हुआ महाराज, आपके चेहरे पर ये क्रोध क्यों झलक रहा है? आदित्य की बात सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से आग बबूला होता हुआ बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आदित्य। तुम्हारी ईमानदारी के डंके आसपास के राज्यों में बजते हैं। मैंने तुम पर विश्वास करके उस कक्ष की चाबी तुम्हें सौंपी थी, लेकिन
लेकिन तुमने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। सैनिकों, क्या ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने स्वयं खजाने के कक्ष में हीरे से भरे हुए संदूक को रखा था अपने हाथों से, और आज सुबह मैं सेनापति भानु को कक्ष की निगरानी के लिए रखने वाला था। मैं सेनापति भानु को बुलाने के लिए कक्ष की ओर से निकल ही रहा था कि तभी मुझे कक्ष का दरवाजा खुला हुआ मिला। जैसे ही मैंने कक्ष का दरवाजा खोला तो कक्ष के अंदर से हीरों से भरा हुआ संदूक गायब था। और चाबी किसके पास है? सिर्फ तुम्हारे पास। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तो आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? इस बारे में तुम, मंत्री जगन्नाथ और केवल मैं ही जानते थे, और हम तीनों के अलावा मेरा गुप्तचर जानता था, जो कल रात ही इस राज्य को छोड़कर चला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस कक्ष की चाबी तुम्हारे पास थी आदित्य, तो उसका दरवाजा केवल तुम ही खोल सकते हो, समझे? हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? वो चाबी अभी भी मेरे पास है, और फिर मैं तो कल रात से हवेली से बाहर निकला ही नहीं। अगर मैं महल गया होता तो किसी न किसी सैनिक की नजर तो मुझ पर पड़ती ना। आपके इतने सारे पहरेदार हैं, क्या किसी ने नहीं देखा मुझे? तभी राजा विक्रम एक सैनिक की ओर देखकर बोला, सैनिक, जो तुमने मुझे बताया वही तुम इस आदित्य के सामने कहो, बोलो। सैनिक राजा विक्रम से बोला, महाराज, मैंने स्वयं आदित्य को महल के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था। मैंने उन्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि इस राज्य में केवल आदित्य ही हैं जो महल में किसी भी समय बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। तभी वहाँ पर रूपरेखा और आदित्य का पुत्र अशोक आ पहुँचे। आदित्य गिड़गिड़ाता हुआ राजा विक्रम से बोला, महाराज 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 महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये जरूर मुझे फंसाने का षड्यंत्र है। ये किसी की चाल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी पर सवाल मत उठाइए। बस, तुम्हें कोई फंसाने का षड्यंत्र नहीं है, बात साफ है। आदित्य, सच तो यह है कि तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। तुम्हारे अंदर का चेहरा कुछ और ही है। तुम्हारा ईमानदारी से व्यापार करना और ईमानदारी से कर चुकाना तो केवल एक छल है। तुम्हारे अंदर का इंसान बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें अभी और इसी समय इस हवेली को छोड़कर जंगलों में जाना होगा। और हाँ, तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है वो मैं जब्त करता हूं। अब से तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब तुम आम इंसानों की तरह जीवन व्यतीत करोगे। तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है ना, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। सैनिकों, इतना बोलकर राजा विक्रम अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, अरे देखते क्या हो सैनिकों, आदित्य और इसके परिवार को धक्के मारकर इस हवेली से बाहर निकाल दो, और इसके परिवार को इस हवेली के किसी भी सामान को हाथ तक मत लगाने देना। यह मेरा आदेश है। इन्हें कुछ भी ले जाने की यहाँ से अनुमति नहीं है। चलो सैनिकों। सैनिकों ने तुरंत राजा विक्रम का आदेश का पालन करते हुए आदित्य, अशोक और उसकी पत्नी रूपरेखा को धक्के देकर उसकी ही हवेली से बाहर निकाल दिया। बाहर लोगों की भीड़ खड़ी हो चुकी थी। आदित्य आंखों में आंसू लिए हुए अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर चला गया और राजा विक्रम क्रोधित होते हुए अपने महल आ पहुंचा। तभी राजकुमारी सुलेखा राजा विक्रम के पास आकर बोली, पिताजी, मेरा मन कहता है कि अशोक के पिता निर्दोष हैं। नहीं सुलेखा, नहीं नहीं, वो निर्दोष नहीं है। चाबी उसी के पास थी, और फिर सैनिक ने गवाही दी है कि उसने रात के समय आदित्य को महल में आते और जाते हुए देखा था। बस बात साफ है कि ये उसी का काम है। आदित्य बेचारा अपने परिवार को लेकर जंगल के एक तालाब के किनारे पहुंच गया और अशोक की ओर देखकर बोला, बेटा अशोक, चलो, यहाँ पर तालाब भी है। हम यहीं पर अपनी झोपड़ी बनाकर हम आगे का जीवन यहीं व्यतीत करेंगे। अब आओ बेटा। आप कैसे इंसान हैं पिताजी? आपने जीवन भर ईमानदारी से धन कमाया और महाराज के प्रति वफादारी दिखाई, और महाराज ने एक पल में आपको गद्दार घोषित करके, आपको अपमानित करके अपनी हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आपकी सारी संपत्ति छीन ली और आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कैसे इंसान हैं आप? हाँ, देखो, तुम दोनों धैर्य से काम लो। मुझे विश्वास है कि एक दिन महाराज को विश्वास हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूं। और बेटा, एक बात याद रखना, ये जो सच्चाई होती है ना,
सच्चाई को हमेशा जलती हुई आग की कसौटी पर उतरना ही पड़ता है। अशोक ने अपने पिता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो जंगल में लकड़ियां काटकर झोपड़ी बनाने में व्यस्त हो गया। शाम तक झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। आदित्य अपने परिवार के साथ उस दिन से उसी झोपड़ी में रहने लगा और जंगली फल खाकर वो अपने परिवार के साथ गुजारा करने लगा। आदित्य की पत्नी रूपरेखा की आंखों में अब हमेशा आंसू रहते और अशोक की आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती। एक दिन रूपरेखा आदित्य से बोली, जंगली फल खाकर अब मैं तंग आ चुकी हूँ। अरे तुम चिंता मत करो भाई, मैं आज से जंगल में लकड़ियां काटकर राज्य में बेचा करूंगा। अरे खूब पैसे कमाऊंगा, चिंता मत करो। ये सुनकर अशोक चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? आप लकड़ियां बेचने राज्य में जाएंगे? अच्छा लगेगा? अरे तो क्या हो गया, लकड़ियां बेचने के काम में कोई बुराई है क्या बेटा? अरे पिताजी, बुराई नहीं है, लेकिन मत भूलिए कि आप बहुत बड़े व्यापारी थे। अरे बेटा तो व्यापारी था, अब तो नहीं हूं ना, अब एक साधारण इंसान हूं। बेटा इंसान को अपनी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं भी आपके काम में आपका हाथ बटाऊंगा। चलिए। अशोक की बात सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। सच तो ये था कि आदित्य भी अंदर से बुरी तरह से टूट चुका था, मगर वो अपने परिवार के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। आदित्य उदासी से अशोक की ओर देखकर बोला, बेटा अशोक, नहीं, लकड़ियां काटने मैं स्वयं जाऊंगा और मैं स्वयं राज्य में बेच कर आऊंगा। तुम परेशान मत हो। अशोक ने बहुत जिद की, लेकिन आदित्य के आगे उसकी एक न चली। आदित्य तालाब के किनारे एक वृक्ष की लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी तालाब के अंदर गिर पड़ी। अगले ही पल तालाब में रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी। ये देखकर आदित्य बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और अपने आप से बोला, हाँ, ये कोई मायावी तालाब लगता है। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी उस तालाब के अंदर से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई। उसके हाथ में हीरे की एक कुल्हाड़ी थी। सुंदर कन्या आदित्य की ओर देखकर बोली, क्या ये हीरे की कुल्हाड़ी तुम्हारी ही है? नहीं 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 नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अरे मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। सोच लो, इस कुल्हाड़ी में जो हीरे जड़े हुए हैं वो इतने बेशकीमती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देखिए, ये चाहे जितनी भी बेशकीमती क्यों ना हो, परंतु ये मेरी नहीं है, और जो चीज मेरी नहीं है मैं उसे नहीं लेता। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी और लोहे की ही रहेगी। आदित्य की बात सुनकर वो सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। ये तुम्हारी एक परीक्षा थी और तुम परीक्षा में सफल हो गए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मगर तुम इस हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बता देते तो मैं तुम्हारी कभी सहायता नहीं करती। लेकिन तुम इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहे। तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकती हो? अगर तुम मुझे धन दोगी तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन ही लेना पसंद करता हूँ। मैं जानती हूँ आदित्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक बहुत घना वृक्ष है। उस घने वृक्ष की शाखाएं बहुत मोटी और जमीन तक फैली हुई है। वो हीरों से भरा हुआ संदूक उसी वृक्ष के पास रखा हुआ है। तुम अभी इस समय विजयनगर राज्य की सीमा पर चले जाओ। वहाँ पर तुम्हें राजकुमारी सुलेखा मिलेगी, जो तुम्हें ही ढूंढ रही है। तुम जाकर राजकुमारी सुलेखा से कहना कि वो राजा विक्रम को उस घने वृक्ष के पास ले आए और उस घने वृक्ष के पीछे छुप जाएं। कुछ देर बाद राजा विक्रम के सामने असली दोषी स्वयं आ जाएंगे। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री वहाँ से गायब हो गई। आदित्य तुरंत उस स्त्री की बताई हुई दिशा की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे एक घना वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी मोटी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थी। आदित्य ने देखा वहाँ पर एक संदूक रखा हुआ था। आदित्य उस संदूक की ओर देखकर बोला, हाँ, लगता है ये वही संदूक है जो महाराज विक्रम के खजाने के कक्ष से गायब हुआ था। इतना बोलकर आदित्य दौड़ता हुआ सीधे विजयनगर राज्य की सीमा पर पहुंच गया, जहां राजकुमारी सुलेखा उदास होकर जंगल की ओर देख रही थी। आदित्य को देखकर राजकुमारी सुलेखा की आंखें चमक उठी। आदित्य सुलेखा के कान में सारी घटना बताने लगा। सुलेखा आश्चर्य से आदित्य से बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी को वहीं पर लेकर आती हूँ। सुलेखा दौड़ती हुई महल चली गई और राजा विक्रम को सारी घटना बताती हुई बोली, पिताजी आप मेरे साथ चलिए। सुलेखा, ये आदित्य की नई चाल भी हो सकती है। पिताजी, अगर वो निर्दोष हुए तो एक बार उनकी बात मानने में क्या बुराई है? ठीक है,
तुम्हारे कहने पर हम एक बार वहां जरूर चलेंगे। ठीक है, चलो। राजा विक्रम राजकुमारी सुलेखा के साथ उसी वृक्ष के पास पहुंच गया जहां पर आदित्य खड़ा हुआ था। राजा विक्रम, सुलेखा और आदित्य उस पेड़ के पीछे छुप गए। कुछ देर बाद वहां पर मंत्री जगन्नाथ सेनापति भानु के साथ आ पहुंचा। उन दोनों को वहां देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। सेनापति मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोला, क्यों मंत्री जगन्नाथ? अरे उस मूर्ख राजा विक्रम को तो ये पता भी नहीं है कि तुमने उस खजाने की न जाने कितनी चाबियां पहले ही बनवा रखी हैं और तुम वर्षों से खजाना वहां से चुराते रहे हो। लेकिन इस हीरे से भरे संदूक को मैं कभी नहीं चुरा पाता अगर तुम मेरा साथ नहीं देते। अगर तुम्हारा वो वफादार सैनिक आदित्य के खिलाफ गवाही नहीं देता तो राजा विक्रम कभी भी आदित्य को दोषी नहीं समझता, क्योंकि वो आदित्य पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन तुमने कीमती हीरे से भरे हुए संदूक को इस वृक्ष के सामने क्यों फेंक दिया? अरे क्योंकि मुझे डर था कि कहीं राजा विक्रम हम सब के घरों की तलाशी ना लेने लग जाए। इस जंगल में कोई नहीं आता जाता, इसीलिए मुझे सबसे सुरक्षित ठिकाना यही लगा। अब हम दोनों इस हीरे से भरे बक्से को लेकर दूसरे देश में चले जाएंगे और फिर क्या है, ऐशो आराम से रहेंगे। तभी राजा विक्रम उन दोनों के सामने आ पहुंचा। राजा विक्रम को देखकर मंत्री जगन्नाथ और सेनापति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजा विक्रम उन दोनों की ओर देखकर बोला, वाह वाह वाह, मुझे तुम दोनों से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर तुम इस हीरे से भरे बक्से को चुराकर दूसरे देश भाग भी जाते ना तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन तुमने आदित्य जैसे सच्चे इंसान पर आरोप लगाकर बहुत बुरा कार्य किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य भुगतना होगा। अब तुम दोनों अपना सारा जीवन कारागार में काटोगे। सैनिकों! तभी वहां पर कुछ सैनिक आ पहुंचे। राजा विक्रम ने मंत्री जगन्नाथ और सेनापति भानु को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और आदित्य की ओर देखकर बोला, आदित्य मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अरे अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे महाराज? आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। अरे आपको तो स्वयं धोखा दिया गया था, ऐसी बातें मत करिए। ये तुम्हारा बड़प्पन है। चलो आदित्य, अपनी हवेली चलो, मैं सबके सामने अपने किए की क्षमा मांगूंगा। अरे अरे अरे, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए महाराज। अब देखो भाई, माफी तो मांगनी पड़ेगी और आपके बेटे और हमारी बेटी का विवाह तय हुआ है, वो भी करना पड़ेगा, क्यों? राजा विक्रम सम्मान सहित आदित्य और उसके परिवार को हवेली दोबारा वापस ले आया और कुछ दिनों बाद आदित्य का विवाह राजकुमारी सुलेखा से संपन्न हो गया।